तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, और मेरा नाम अभिषेक है और आज से मैं आपको इस चैनल पे इकोनॉमिक्स 11th एंड 12th पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी मैं कोई वीडियो डालूं या कुछ भी पोस्ट डालूं या यूट्यूब पर डालूं तो आप लोगों को उसे सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेस समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं अगर उसे विदाउट बेस पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को आगे चल के कुछ ना कुछ डाउट आएगा अगर आप लोगों का बेस क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो बेस का कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि उसका सिलेबस। ठीक है ना, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखो हम लोग आज इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने वाले क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा चैनल पर। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरे ख्याल से पहले भी 9th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ चुकी होगी। ठीक है ना, जहां आप लोगों ने पालमपुर के बारे में पढ़ा था, गांव के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ कैपिटल के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम लोग पूंजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जब 11th में आते हो, ठीक है, तो 11th में आके ना सर सेपरेट सब्जेक्ट बन जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट देता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक्स की दो बुक है हमारे पास। ठीक है, एक है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हमारे पास स्टैट्स। ठीक है, तो हमें दोनों का दोनों का सब्जेक्ट, दोनों का सिलेबस देखना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। ठीक है, देखिए आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखने वाले हैं इसका स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो हम लोग पहली बुक से स्टार्ट करने वाले, इसका नाम क्या है, स्टैटिक्स। ठीक है, आप लोगों ने सब्जेक्ट पहली बार सुना होगा, मुझे पता है, थोड़ा इसको देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई नया नया सेशन होता है। ठीक है ना, और 11th में क्या होता है कि आप लोग जब सब्जेक्ट चुनते हो तो अचानक से सब कुछ थोड़ा सा नया सा हो जाता है। ठीक है, तो स्टैट्स आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा लेकिन मैथ में पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फिलहाल सिलेबस। ठीक है, देखो स्टैट्स में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ चुका होगा पहले इकोनॉमिक्स का मतलब, मैंने बताया ना, जैसे पालनपुर खेती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से सब्जेक्ट है। 11th सब्जेक्ट है ना, तो आप लोगों ने देखा था 9th में भी एक सब्जेक्ट था जहां पे आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते थे। ठीक है ना, अब आप लोगों को सुनने में आया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस जानेंगे। ठीक है, अगर विदाउट सिलेबस पढ़ेंगे सब तो हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देखो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है ना, क्या है, सोशल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है ना, जो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। ठीक है ना, पैसों के मामले में। ठीक है ना, समझ आए, आप लोगों को पता है कि जो पैसा है वो क्या है, एक नेचुरल लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो आप लोग इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने बताया। ठीक है, अब देखो ये नई नई बुक है। ठीक है, समझो, देखो ये नई नई बुक है। ठीक है ना, तो आप लोग सबसे पहले इसका स्कोप जानेंगे। ठीक है ना, कि इसका स्कोप क्या है। आप लोगों ने सुना होगा जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका स्कोप होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने, हम कहते हैं हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, आने वाले सब्जेक्ट जैसे क्या बोलते, मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, तो जब हम लोग मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, जेई हो गया हमारा, ठीक है, और भी यूपीएससी के एग्जाम्स हो गया, सिविल सर्विस एग्जाम हो गया। ठीक है, तो देखो तो स्कोप, इस सब्जेक्ट का भी स्कोप है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इसका स्कोप सरकार करती है, बिजनेस करती है, जो बड़े बड़े फर्म्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। ठीक है ना, ये अपने डेली एनालिटिकल यूज के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, दूसरा हमारा क्या हो गया, फंक्शन। देखो फंक्शन भी बहुत जरूरी है इसका। ठीक है ना, आप लोग ये बात बताओ, जब आप लोग स्कोप जानोगे, ठीक है, तो स्कोप जानने के बाद इसका फंक्शन कहाँ होता है। ठीक है ना, फंक्शन भी तो जरूरी है ना किसी चीज को समझने के लिए, कि हाँ भाई स्कोप तो हमने समझ लिया बट इसका फंक्शन कहाँ कहाँ है वो जानेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, अब पता है देखो हम लोग अगर इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस होगी ना भाई, तभी तुम लोग पढ़ रहे हैं, विदाउट इंपॉर्टेंस हम लोग कुछ चीज पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं आप लोगों को उतना ही पढ़ाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर ज्यादा ज्ञान दूंगा मैं तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अटक जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट नया नया है। ठीक है, तो देखो यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऊपर कैसे हो गए यार। तो बच्चों किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए मैंने आपको बताया सिलेबस जरूरी है। ठीक है ना, तो हम लोग देखो ये जो चैप्टर्स होंगे उसको यूनिट वाइज क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो पहली यूनिट हमारी है, ठीक है, जिसका नेम क्या दे रखा है, यूनिट 2। ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग डाटा के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। अब ये नेट वाले डाटा की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, जो आप लोग फोन में चलाते हैं, ये वो डाटा की बात नहीं हो रही। यहाँ इसका बेसिक मीन्स है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आप लोग बहुत सारे न्यूज देखते हो, ठीक है ना, इसके रिलेटेड, खाने के रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो गया, फिटनेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आप लोग अच्छे से पता है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन की बात, मतलब डाटा की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग देखें क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है ना। क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है ना। तो जो जो पहला चैप्टर ना, वो आपको ये बताता है कि आप लोग जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो डाटा, वो कलेक्ट कैसे करते हो, ठीक है ना। समझ में आएगा। देखो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है ना, समझ में आया। सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डाटा का दो टाइप आ गया, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, डाटा का मतलब होता क्या है, प्राइमरी डेटा का मतलब, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, देखो सोर्स का मतलब क्या होता है कि डेटा कहां से कलेक्ट करने वाला, ठीक है ना। एंड प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अब आप लोग कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है ना। आप लोग इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हो। अभी आप लोगों को बताया मैंने, डेटा दो तरीके के होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप लोग डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे कुछ कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है ना, जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा कलेक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग आगे चल के ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं ही पढ़ाऊंगा और एकदम ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, फिर दूसरा जो चैप्टर है हमारा, फिर जो दूसरा चैप्टर है हमारा, उसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। आप लोगों ने पहले चैप्टर में क्या पढ़ना था, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, बता दिया क्या होता है। देखिए, अब आप लोग इसमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज किस वे में किया जाए, ठीक है ना, कि वो आगे चल के जो उसके यूजर्स है उसको आराम से एक्सेस कर ले, ठीक है। देखो, ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं तो अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट ही बताऊंगा, ठीक है ना। आगे चल के जब हमारी क्लास होगी इसकी स्पेसिफिक, तो मैं आपको इसको ब्रीफ में और डिटेल में एकदम अच्छे से दोनों वे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, तीसरा यूनिट कौन सा हमारा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है ना। अब आप लोग डेटा को प्रेजेंट भी करते हो ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों की स्कूल की मार्कशीट आती है, ठीक है ना, अभी देखिए अभी आने वाले, ठीक है ना, जब भी आप लोगों की स्कूल की मार्कशीट आती है, उस मार्कशीट में टेबल का यूज होता है, ठीक है ना। अब टेबल का यूज किस लिए होता है, आप लोगों को पता है कि जो डेटा होता है वो जल्दी क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, मतलब आप लोग आराम से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारे क्या है, जियोमेट्रिक फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है ना। बार डायग्राम एंड पाई चार्ट डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर अरिथमेटिक लाइन ग्राफ एंड टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, और यूनिट 3 में क्या है, स्टैटिकल टूल एंड एंटर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए, जो ये यूनिट है, ठीक है ना, ये यूनिट है, आप लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, ठीक है ना। आप लोगों ने मीन के बारे में पहले ही सुना होगा, ठीक है ना, क्लास 10th की मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग बोल रहे हो सर अभी तो हम लोग मैथ्स पढ़ के आए हैं, ये इकोनॉमिक्स में मैथ्स कहाँ से आ गया, ठीक है। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट ऐसा होता है ना जो एनालिटिक्स में काम आता है, ठीक है ना, समझ में आएगा। अब एनालिटिक्स में काम कैसा आएगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही कभी कभार बहुत सारी पॉलिसी और फॉर्मूले बनाती है, ठीक है ना, पब्लिक के लिए, ठीक है ना, समझ में आया, पब्लिक के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर में जब हम लोग क्या करते हैं, कोई डेटा को एक्सेस करते हैं तो बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर वहीं देखो आप लोग, अगर मैं टेक्स्ट में कोई डेटा लिखूंगा, ठीक है ना, कोई भी क्या बोलते हैं डेटा लिखता हूँ, तो उस टेक्स्ट लिखे डेटा में आप लोगों को पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटू सा, ठीक है। आप लोग जब भी किसी ऐप पे क्या करते हो, साइन इन करते हो, ठीक है ना, साइन इन करते के टाइम आप लोगों को प्राइवेसी एंड पॉलिसी आती होगी, आती है कि नहीं आती, आती है ना, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, उसको एक सेकंड के अंदर क्लिक कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि हाँ भाई, जो टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। इसी वजह से सरकार क्या करती है, इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करती है। ये इंपॉर्टेंस में आ गया, अभी मैं आपको बताया था ना, इंपॉर्टेंस फंक्शन में आ गया, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं, देखो मैंने पहली बुक के बारे में बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना, स्टेट्स का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बताया अभी, ठीक है ना, कि हम लोग स्टेट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है
ठीक है, आगे चल के मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले बुक का सिलेबस क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। जो हम लोग क्या पढ़ने वाले 2025-26 हम लोग खत्म करने वाले। ठीक है ना, देखो आप लोगों सिलेबस की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस टाइम से पहले ही करा दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपको टाइम बचेगा पेपर से 1-2 महीने पहले आप लोगों उसके अंदर टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो हम इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं इसी बुक की बात कर रहा था, पालमपुर वाले कहानी को लेके। ठीक है ना, आप लोगों ने पालमपुर के बारे में सुना होगा। ठीक है ना, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा था कि आप लोगों को ये याद हो जाएगी, आप लोग पहले भी एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है। मुश्किल तो नहीं कहूंगा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं थी। ठीक है ना, यहाँ पे एक लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। उस लेवल अप होने के चक्कर में थोड़े थोड़े नए नए डेफिनेशन आने लगते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारा काम है, हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। ठीक है, तो इसका भी सिलेबस देखते हैं। देखिए ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सिलेबस में, देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, अभी हमने इकोनॉमिक्स बताया था क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ने वाले। ठीक है ना, मतलब समझने वाले इकोनॉमिक्स का होता क्या है। ठीक है ना, अब आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है ना, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। क्या है, डायनेमिक सब्जेक्ट। पता है इसके बहुत सारे ऐसे लेखक है, लेखक तो नहीं कहूंगा, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्या दिए, डेफिनेशन दिए। ठीक है ना, समझ में आ गया, उन डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन को मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इन दोनों हम लोग क्या पढ़ने वाले, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब छोटा सा, मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है ना, तो देखो ये इकोनॉमिक्स से दो ब्रांच है। क्या है, ब्रांच। ठीक है ना, पहला हमारा कौन सा है, माइक्रो, और दूसरा हमारा कौन सा है, मैक्रो। ठीक है ना, तो माइक्रो आप लोग, जो माइक्रो की बुक है वो आप लोग 11th में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, और जो मैक्रो की बुक है वो 12th में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मतलब क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है ना बच्चों, ये आप लोग समझ रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हैं। ठीक है ना, ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को चीजें समझ में आती आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है नई नई क्लास में आए हो। ठीक है ना, कि आप लोगों को जो डाउट हो रहा है वो जायज है, तो इसमें डरना नहीं है। ठीक है ना, मैं हूँ यहाँ पे पढ़ाने वाला को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हो, हाँ मेन चीज। ठीक है, मेन चीज आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, यहाँ पे एक और है जिसका नाम क्या है, इकोनॉमी। मेन चीज इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, जानते कि नहीं जानते। ठीक है ना, अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है ना, तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, क्या इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इकोनॉमी का मतलब आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इकोनॉमी एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है। ठीक है ना, अब ये प्रोसेस कैसे है बताता हूँ। ठीक है, देखिए हम भी एक इकोनॉमी का क्या है, पार्ट है। हमारे मदर फादर, ठीक है ना, जो भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया, वो क्या इकोनॉमी का पार्ट है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो इकोनॉमी एक प्रोसेस है। ठीक है ना, या फिर सिस्टम है, जहां पे क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, और उस गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होने के बाद उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है। ठीक है ना, फिर वो पैसे क्या करते हैं, सामान खरीदने के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे घर में पापा भाई बहन माँ अगर काम पे लगे हैं, ठीक है ना, तो इकोनॉमी का कहीं ना कहीं क्या है, वो पार्ट है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी का मतलब होता है क्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना, अब पता है इकोनॉमी में बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, एक बात बताओ,
जब भी आप लोग कुछ काम करते हो, ठीक है ना, समझ में आया? उस काम करने के दौरान आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई प्लान बनाता है, ठीक है ना, तो इकोनॉमी भी क्या है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, उस प्रोसेस में पता है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना, जो सेंट्रल होती है, सेंट्रल मतलब क्या, मुख्य, क्या, मुख्य, मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको हर इकोनॉमी में देखने को मिली, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे चाइनीज इकोनॉमी हो, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आपको हर जगह देखने को मिलने ही वाली है, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए तो मैं इन्हीं तीनों, देखो मैं किस तीन प्रॉब्लम की बात कर रहा था, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। देखो तीन टाइप की हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है, ठीक है ना। तो पहली कौन सी हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, समझ में आया, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के पास क्या होता है, चैलेंज होता है, ठीक है ना, हाँ भाई क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होती है इसके अंदर, आती है बेटा, आप जब भी कुछ काम करते हो तो प्रॉब्लम अराइज होनी ही होनी, ठीक है ना। तो जब भी इकोनॉमी अपना काम करती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है कि हाँ भाई मुझे क्या सामान बनाना है, ठीक है। तो इकोनॉमी के पास ये मेन प्रॉब्लम होती है, पहले कौन सी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, और दूसरी कैसी है, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी है, मतलब क्या आप लोगों को सामान कैसे बनाना है, समझ में आ गया, आप लोग सामान कैसे बनाओगे, आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें मुझे सामान बनाना है, ठीक है ना। अब देखो आप लोग ये भी डिसाइड करोगे कि आप लोग सामान कैसे बनाओगे, यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। आप लोग डिसाइड कर भी लिया, चलो हाँ मैं ये सामान बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा, ठीक है ना, तब भी कहीं ना छोटी छोटी चूक हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या हो जाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है ना, इकोनॉमी प्रॉब्लम में आएगी, आप नहीं इकोनॉमी प्रॉब्लम में आएगी, ठीक है ना। चलिए फिर तीसरे में आप लोग क्या पढ़ने हो, जो तीसरी हमारी प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, whom टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, whom टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग जब दो प्रॉब्लम क्या करते हो, पता लगा लेते हो कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, फिर आप लोग ये सोचते हो कि हाँ भाई चलो मैंने पता लगा ले सपोज, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम में आप लोग ये जानोगे कि हाँ भाई मुझे किसके लिए प्रोड्यूस करना है। आप लोगों को पता होगा जो इंडिया है, ठीक है ना, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी पीपल रहते हैं, ठीक है ना, रिच क्लास, इलाइट क्लास, गरीब क्लास, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम में आता है कि हाँ बेटा हमें किसके लिए सामान कैसे ना बनाना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, फिर कंसेप्ट हम लोग प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। ये आप लोगों को थोड़ा नया नया लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हाँ, अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 पे, ठीक है ना। तो यूनिट 5 पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है हमारा 11th क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप लोगों को पता है कि अब जो पेपर आते हैं उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दोनों में से आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना इसका जो वेटेज होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। कंज्यूमर का अर्थ आप लोग अच्छे जानते हो क्या होता है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई सामान क्या करता है, खरीदता है या इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, ताकि उसको क्या मिले, संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है ना। तो आप लोग इसके अंदर कुछ नहीं, बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, एंड मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हो, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हो, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग, ठीक है ना, समझ में आ गया कि कंडीशन क्या क्या है, ठीक है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूज करने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ आप लोग यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले हो, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना दो एनालिसिस से पढ़ना होगा। पहले एनालिसिस क्या है हमारे पास, क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है ना, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने का, ठीक है ना। देखो बेटा डरना नहीं है, ठीक है ना, ये नया नया लग रहा हो आपको, बस मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपको आगे बताऊंगा ना तो आप लोगों को डरना नहीं है, अच्छे समझाऊंगा मैं एकदम, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं, फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। देखिए तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना, द कंज्यूमर्स बजट, बजट आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है ना। बजट आप लोगों को लगता है ना, देखो जब भी घर में किसी की सैलरी आती है, ठीक है ना, तो बजट बन जाता है सैलरी आने से पहले कि हाँ भाई कौन सा सामान कैसे खरीदा जाएगा, कितना पैसा लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बजट के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बजट, बजट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बजट होता क्या है, बजट लाइन होती क्या, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, कंज्यूमर से जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद क्या पढ़ने वाले बेटा, प्राइस देखिए। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ने वाले, डिमांड। अब आप लोग बोले डिमांड का मतलब क्या होता है सर, बेटा आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। डिमांड एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये माइक्रो में भी है। 12th में आप लोग जब जाओगे ना, अभी तो 11th में आए हो, बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन रहे थोड़ी, ठीक है ना। जो आप लोग डिमांड पढ़ने वाले हो ना यहाँ पे, जो आप लोग डिमांड पढ़ने वालों ने यहाँ पे, ठीक है ना, ये डिमांड 11th का तो पार्ट है ही, ठीक है ना, लेकिन आप लोग इसको 12th में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। समझ में मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो डिमांड है, वहां पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। तो हम लोग उसकी बात नहीं करने वाले, ठीक है ना। फिलहाल तो हमें समझना डिमांड का मतलब होता है, ठीक है। तो वैसे आप लोग क्या पढ़ोगे, डिमांड का मतलब क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, जब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो पक्का बताऊंगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, मार्केट डिमांड क्या होता है, ठीक है ना। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आखिरकार डिमांड होती क्यों है किसी गुड्स की, ठीक है ना। समझ में, गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सामान, ठीक है ना, सामान। अब गुड्स का मतलब आप लोग समझते हो भैया अच्छा, अच्छा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अच्छा मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुड्स, ठीक है ना, सामान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमोडिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, COMMODITY, कमोडिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले बेटा, डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। देखो थोड़ी मैं थोड़ा सा पीछे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, फिर डिमांड कर्व के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके स्लोप के बारे में पढ़ने वाले, मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब पता आप लोग जब भी कर्व की बात करोगे ना, तो कर्व पता बहुत सारे मूवमेंट करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ने वाले बेटा कि मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है ना, जो स्लोप होगा किसका, डिमांड का, वो कैसा होगा, डिमांड कर्व का कैसा होगा, ठीक है। चलिए अब परसेंटेज चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो सारे क्या देखो, इन सबको पता है, ये दोनों, ये जो दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों एक चैप्टर है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे आप लोग थ्योरी पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले हो, थ्योरी पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, थ्योरी पढ़ोगे। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे यहाँ पे, बहुत सारे तो नहीं, मतलब 2 से 3 फॉर्मूले होंगे, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो, इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है ना। इसको समझ ले, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं ये मैथमेटिकल पोर्शन है किसका, डिमांड का, ठीक है ना। समझ में आएगा, जहां पे आप लोग पहले बता देंगे फिर से, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हो, मेथड, ठीक है ना। अच्छा टोटल एक्सपेंडिचर भी मेथड पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो कुछ मेथड है, क्या है, कुछ मेथड है किसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे क्या है, आप लोग आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 6, जिसका नाम क्या है, नाम का मतलब क्या, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर। आप लोग देखो जब आप लोग पढ़ रहे थे बेसिक, शुरू शुरू में बेसिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, ठीक है ना। माइक्रो का बताया था मैंने क्या होता है, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने कंज्यूमर के बारे में जाना क्या होता है, फिर आप लोग यहाँ पे क्या जानोगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में जानोगे, ठीक है, ठीक है ना। किस बारे में जानोगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है ना, और सप्लाई के बारे में, ठीक है ना। पहले हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में जानो, प्रोड्यूसर बिहेव कैसे करता है, समझ में आ गया। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है ना, जो क्या करता है, सामान का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। सामान का प्रोडक्शन क्यों करेगा, ताकि उसको प्रॉफिट और मुनाफा हो, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने कंज्यूमर के बारे में बताया था, वैसे ये प्रोड्यूसर के बारे में बताएगा, ठीक है ना। आखिरकार इस चैप्टर में प्रोड्यूसर बिहेव कैसे करेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया कि हाँ भाई प्रोड्यूसर ऐसे कौन से काम करेगा, उसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ये जो पूरा यूनिट है ना, हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेव कैसे करेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अभी आप लोगों ने डिमांड पढ़ाया था, ठीक है ना, तो डिमांड का उल्टा सप्लाई है, ठीक है ना, समझ में आ गया। सप्लाई में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो
सप्लाई का, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है ना। तो देखो बच्चों उसमें भी बहुत सारे पार्ट है छोटे छोटे, ठीक है ना। पहला हमारा कौन सा पार्ट है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्शन फंक्शन की मीनिंग क्या होती है, समझ में आ गया क्या, प्रोडक्शन फंक्शन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी का पार्ट है, डरना नहीं है, इसी का क्या है, पार्ट है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सारे टॉपिक्स है, ठीक है ना, जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट 6 में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। जितनी भी चीजें ना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर से क्या करती है, बिलोंग करती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आप लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, ठीक है ना। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, सामान, सॉरी, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, सामान का उपयोग करता है अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है ना। अ पर्सन हु यूज, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द यूटिलिटी, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो वो जो यूनिट था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला, आपको वहां पे कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ प्रोड्यूसर के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, होप आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, और आगे वीडियो शेयर करोगे, ठीक है ना। तो कल मैं आता हूँ एक और वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद भैया। है